देखिए इस क्लास में हम सीआरपीएफ एएसआई का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और देखिए इस एग्ज़ाम में आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझना है प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है। और ये पेपर आपका 27 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 रुपये का 3 साल के लिए आपको बताना है। 5% की रेट है फर्स्ट ईयर में, 10% की रेट सेकंड ईयर में है और 20% की रेट है वो थर्ड ईयर में। रेट है वो हर साल चेंज हो रही है। तो याद करो, मैंने जब आपको सीआई का जो चैप्टर कंप्लीट कराया था उसमें ये सभी केस डिस्कस किए थे। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या कर सकते हो आप, रेट से सॉल्व करो इसको। आपको कि 5% का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कि 1/20, तो मतलब 20 रुपये है तो 21 रुपये बन जाएगा एक साल में। दूसरा क्या, 10% की रेट है मतलब 1/10, 10 रुपये है तो 11 रुपये बन जाएगा। आगे देखिए तीसरे साल क्या हुआ है, 20% रेट। 20% रेट का मतलब होता है 1/5, मतलब क्या हो जाएगा कि 5 रुपये है तो वो 6 रुपये बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, ये कैसे लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर लो। अब स्टार्टिंग का जो ये मल्टीप्लाई किया ये बन रहा है आपके पास कितना, ये किया तो 20 पंजे 100 और 1000, ये 1000 बन गया। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने यूनिट आपका प्रिंसिपल है और ये जो है आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। 21 6 126, 126 को 11 से करोगे आप कहोगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1386। अगर 1000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल होता तो आपका अमाउंट इतना बन जाता, तो ब्याज कितना होता 386। लेकिन ये इसका कितना है, 10,000 है तो इसका 10 गुना है, तो इसका 1 0 यहाँ पे लगाओ, 1 0 यहाँ पे लगाओ, तो ये इतना आपका प्रिंसिपल है, इतना आपके पास अमाउंट हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो CI आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3,860 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ ये बात। अगला सवाल देखिए, आपको सवाल में दिया है कि एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए ये सवाल अगर ये टर्म नहीं देता राइट एंगल ट्राइंगल वाली, तो फिर आपका ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि दो साइड से आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये बोल दिया है तो फिर अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये दो साइड, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 8 है तो ये 8 है। आप 8 इसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आपके पास सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको नहीं बता सकते। राइट एंगल दिया है तो ये दोनों साइड ही होंगी। अब दो साइड ही चाहिए होती है आपको एरिया निकालने के लिए, तो क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये आपके पास इसका एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको 64 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 32। तो ये आपके पास समद्विबाहु और राइट एंगल ट्राइंगल वाला एक केस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉस्ट प्राइस है 2 वॉच का, वो सेम है। पहली वॉच को बेचा जाता है 40% के प्रॉफिट पर और दूसरी को बेचा जाता है आपके पास 770 रुपये ज़्यादा पहले वाले से, ठीक है। प्रॉफिट आपको टोटल दिया हुआ है वो 75% है। और आगे बोला है कि कॉस्ट प्राइस है प्रत्येक वॉच का बताना है, क्योंकि दोनों का सेम ही है CP, तो किसी का भी निकाल लो। कैसे करेंगे, देखिए मिक्सर एलिगेशन यहाँ पे लगाता हूँ मैं आपका। तो देखिए आपको ओवरऑल यहाँ पे 75 दे रखा है, एक का आपको 40% दे रखा है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी, आप याद करो, मिक्सर एलिगेशन में भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था कि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किस पे किया जाता है, आपको CP पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे रेशियो आएगा वो CP का ही आ जाएगा, 1 यूनिट, दोनों का बराबर है तो 1 आ गया। इसका इसमें से डिफरेंस किया आपको 35, तो एक यूनिट की वैल्यू 35 है तो इधर भी 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ये वाली वैल्यू मैं निकालूंगा दूसरे वाले का प्रॉफिट, तो ये कितना आएगा निकल के, आप मुझे बताइए। 5 5 10 और 7 3 10 और 1 11, 110% आपके पास आ जाएगा दूसरे वाले का प्रॉफिट। ये बात क्लियर। तो अब मुझे बताइए पहले वाले का ये तो प्रॉफिट है, तो SP क्या आएगा, आप कहोगे 140%, और दूसरे वाले का SP क्या आएगा, आप कहोगे अगर 100 रुपये आप मान रहे हो क्या CP, तो उसका, क्योंकि CP तो दोनों का सेम ही मानना है, तो 140% पहले वाली का SP, दूसरे वाली का SP आप कहोगे उसका आ जाएगा 210%, ये SP आ गया। एक चीज़ बोलिए कि 770 रुपये ज़्यादा में बेचता है दूसरे वाली को पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, आप मुझे बताइए, आप कहोगे 770 जो है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है 70 यूनिट की। क्या निकालना है आपको निकालना है CP निकालना है, तो CP मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लो, 70 से कितनी बार जाएगा आपको कि 11 बार, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, समझ में आया किस तरीके से किया ये वाला। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 2 नंबर हैं और इस रेशो में दे रखे हैं, व्हेन ईच नंबर इंक्रीज्ड 36 और 48, तो आपको बोला है कि रेशियो है वो ये बन जाता है।
तो सम आपको निकालना है। मैंने बताया था कि जब अलग अलग चीज़ें ऐड की जाएँ तो आप बिल्कुल बेसिक से किया करो। पहले ये रेशो देख लो क्या है, 5 दूना 10, 11/5। अगला रेशो है आपके पास 3 तिया 9 और ये 11/3। तो 11 से तो 11 कट जाएगा, तो रेशो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3:5 का। ठीक है, तो ये नंबर स्टार्टिंग में थे 3:5 में, तो इनको ऐसा मान लो 3x और 5x में थे। तो ये 3x पहला वाला नंबर बटे में दूसरा 5x वाला नंबर हो गया। इसमें क्या बोला है आपको कि पहले में 36 ऐड किया है, दूसरे में 48 ऐड किया है, तो ये रेशो बन गया आपके पास 9:14 का। इतनी बात क्लियर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। 3 से काटना चाहो काट सकते हो, अभी कट रहा है देखो 3 से कट जाएगा, ये कॉमन ले लिया मैंने पूरे में से, तो ये 3 बार। बाकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप। यहाँ से मल्टीप्लाई किया आप हो गए 14x बन जाएगा, 14 को इससे मल्टीप्लाई किया, 14 दूना 28, 1 2 और 14 और 2 16 हो जाएगा, 168 आ रहा है। और ये मल्टीप्लाई किया 15x और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये कितना बनेगा, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 13 14, 144। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आप मुझे बताइए। आप कहोगे x की वैल्यू माइनस कर लो इसमें से, तो 4 बनेगा और यहाँ से बन जाएगा 2, 24। x की वैल्यू 24 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में वो नंबरों का दोनों का टोटल कितना है, तो आप कहोगे दोनों का टोटल 5 3 8x की वैल्यू निकालनी है, तो 24 × 8 ये आपको बताना है। ठीक है, 24 चौके 96 होता है, 96 का जस्ट डबल करोगे 192 आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, समझ में आया किस तरीके से किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 सर्किल हैं जो आपके पास सेम रेडियस के हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, जिसकी साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और प्रत्येक सर्किल है वो 2 सर्किल को टच करता है, साथ में इसकी साइड 2 साइड को टच करता है ट्राइंगल के। तो एरिया आपको बताना है सर्किल का। तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तब रेडियस आ जाएगा तो πr² से, तो एरिया इजीली बता दोगे आप। तो रिलेशन क्या होगा आपके पास रेडियस और ट्राइंगल की साइड के बीच में। तो एक आपको ये ट्राइंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सिमेट्री होनी है, सिंपल सी बात आपको पता चली गई है। एक सर्किल ये रहा आपके पास, दूसरा सर्किल आपके पास यहाँ पे ये रहा, और तीसरा सर्किल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखो ये टच कर रहे हैं सभी, इनको समझना ज्योमेट्री को कि ये इस तरीके से टच कर रहे हैं, सभी बराबर रेडियस के हैं। यहाँ पे अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो भी बराबर मानिए इनको। तो अब इनकी रेडियस है वो किसी की भी मान लो r दे रखा है, तो r ही निकालना है आपको। तो एक सिंपल सी मैं ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसको समझिए। ये आपके पास यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया, ये आपका r हो जाएगा, ये भी आपका r हो जाएगा, और ये इधर को इसको मिलाया मैंने और इसको इससे मिलाया। तो एक सिंपल सा मैंने एक नीचे ड्रॉ किया, इसको समझिए ये क्या क्या है। ये क्या है बेसिकली, ये तो एक कंप्लीट साइड हो गई इसकी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी, ये भी आपके पास रेडियस हो जाएगी। आप मुझे बताओ, आपको कि बिल्कुल रेडियस हो जाएगी। ये आपके पास रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2r। ये 2r है, और ये लास्ट में ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास r पता है आपको। तो ये कंप्लीट तो आपको पता है a है, तो आप यदि ये निकाल लेते हो ये 2 वैल्यूज़, तो फिर हम a के इक्वल इनको कर देंगे, तो इजीली वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि ये कंप्लीट जो एंगल था, ये पूरा वाला एंगल, ये आपके पास 60 डिग्री था। अब ये इसका बिल्कुल सिमेट्री है इसमें। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, और एक ऊपर और बन रहा था ना इसमें, यहाँ पे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 के हो जाएंगे। तो ये 30 है, ये आपके पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा है, और ये 30 डिग्री के सामने की भुजा ये r है। तो ये आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, ये √3r। ये √3r है, तो ये भी बराबर ही होगा, ये भी √3r हो जाएगा। तो अब फिलहाल में आपके पास ये वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। तो a को आप सीधा डिफाइन कर सकते हो, किसके इक्वल है, 2r + 2 टाइम्स √3 और ये r के। ये बात आपको समझ में आई है किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे। बस इतना सा काम था, ये आ गया, अब कुछ भी नहीं है सवाल में। तो रेडियस इसको मैं हटा दूँ अब ट्राइंगल को यहाँ पे। तो कुल मिला के लास्ट में ये बना आपके पास। अब a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस को आप लिख सकते हो ऐसे, रेडियस बराबर इस 2 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, a/2, और आगे ये हो जाएगा आपके पास √3 + 1। ठीक है, √3 और ये +1। ये बात आपको क्लियर हुई। √3 + 1 बटे में जाएगा, सॉरी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लो आप, ये इसके बटे में आ जाएगा √3 + 1।
तो ये फाइनली आ गया। अब इसको आगे अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर लो और थोड़ा सा करना है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ये सॉल्व करोगे, इसको क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर -1, तो ये 2 बन जाएगा, तो ये ओवरऑल 4 बन जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई है निकल के आपके पास। अब इसमें ए की वैल्यू आप रख सकते हो, ए की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 जैसे ही रखोगे इसमें 4 से ये 2 बार कट जाएगा, तो रेडियस आपके पास निकल के आ गया 2√√3 -1, ये वाली वैल्यू, ठीक है। रेडियस आपके पास ये आ गया है। अब एरिया निकाल सकते हो आप इसका, आप कहोगे πr², इसका स्क्वायर करोगे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे आप कहोगे √3 का 1, 3 + 1 -2√3, ये बन जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल यहाँ से आपके पास ये 4 हो गया, ये 2 और कॉमन ले लो तो 8π, और ये आपके पास बन जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही था कि आप रेडियस यहाँ पे कैसे निकाल लेते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आगे से ये ध्यान भी रख लो रिलेशन कि आपका इसमें साइड का और रेडियस का रिलेशन क्या रहेगा। साइड बराबर हो जाएगा आपके पास 2r + 2r × √3, या फिर ऐसे कॉमन ले सकते हो इसमें से 2r √3 + 1, ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो आगे से, ठीक है। अगर आता है दोबारा तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आपसे बोला कि एक शॉप है जिसमें कॉस्ट है जो पैकेजिंग वॉलनट्स यानी जो अखरोट है उसकी जो कॉस्ट है वो 15% है, किसकी, पैकेजिंग की बोला है। पैकेजिंग की जो कॉस्ट है 15% है कॉस्ट के वॉलनट्स के। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वॉलनट्स डिक्रीज्ड बाई 15%, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इंक्रीज्ड टू 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वॉलनट्स, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ पैकेज्ड वॉलनट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए एक एक जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो बहुत बेहतरीन सवाल बन गया ये वाला। कैसे करोगे, देखिए आप कहोगे सबसे पहले आप क्या करो कि 100% चल रहा है तो 100 कोई वैल्यू मान लो। ये 100 मैंने क्या मान लिया, आप कहोगे CP मान लिया मैंने। किसका CP, ये वॉलनट्स जो अखरोट है उनका CP हो गया। अब पैकेजिंग की क्या हो जाएगी, अब ये जो है ये CP हो गया, C से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये CP हो गया। और जो पैकेजिंग की जो है वो कितना है, आप कहोगे CP का 15% है, तो ये 15 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में ओवरऑल जो ये पड़ रहा है आपके पास, कोई भी पैकेट आप जो बेच रहे हो तो 100, तो कॉस्ट प्राइस है 15, इसका पैकेजिंग है तो 115 का हो जा रहा है टोटल मिला के ये, ठीक है। ये पहले वाला है। अब इसमें कुछ चेंज हुआ है, देखिए क्या हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ वॉलनट्स है वो डिक्रीज हुआ है 15%, तो 15% की तो यहाँ पे कमी आ गई है, तो ये हो कितना गया है, आप कहोगे 85 हो गया है। ये बात समझ में आई। आगे क्या बोला है देखो, कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग इंक्रीज्ड टू। अब देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर यहाँ पे इंक्रीज्ड बाई लिखा होता तो अलग चीज़ हो जाती, इंक्रीज्ड टू लिखा है तो अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पे बाई लिखा था तो मतलब इतने से बढ़ाना है इसको, और लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड टू 20%, मतलब पहले 15% था ना ये अभी 20% हो गया है। अगर बाई लिखा होता तो मतलब इतने का इंक्रीज हुआ है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, समझ रहे हो ना। तो अभी 20% हो गया है तो इसका 20% निकालो, आपको हो गया 8 दूनी 16 17, तो अभी फिलहाल में ये 17 हो गया है, ये डायरेक्ट 17 हो गया है। ये बात समझ में आई आपको। अब इसका मुझे बताइए कि दोनों का टोटल अभी कितना हो गया, आपको हो गया 7 5 12 और 8 1 9, ठीक है, और 1 10, 102 हो रहा है। पहले 115 था, अभी हो गया 102। कितने की कमी आ गई है, आपको हो गई कि यहाँ पे 13 की कमी आ गई है। डिवाइड करोगे 115 से और परसेंटेज में बदलोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई ये बात, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो यही समझना था कि यहाँ पे ये क्या बोला है कि इंक्रीज टू या इंक्रीज बाई, तो उसी हिसाब से वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है 90, 120 और 150, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखिए जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो आप कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हो, इनका LCM मान लेते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। क्या है, 90 है, 120 है और 150 है, इन सब का LCM आप मुझे बताइए। आप कहोगे कि 1800 मान लेते हैं, ठीक है, 1800 इनका LCM आ जाएगा। तो 1800 का 3 डिस्टेंस है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 1800, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। अब एक एक का डिवाइड करो, इसमें डिवाइड किया आप कहोगे पहला टाइम आ गया 20, इसका इसमें डिवाइड किया आप कहोगे, इसका डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, आप कहोगे 15, और इसका इसमें किया आपके पास आ रहा है 12, तो ये टाइम आ गया आपके पास निकल के। तो ऊपर जो वैल्यू है 18 थी 5400 है, और बटे में कितना है, आप कहोगे ये 27 और ये 47 47। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे भाग देना है। आप क्या कर सकते हो कि
थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो या डायरेक्ट डिवाइड भी कर लो। एक बार गया पूरा पूरा भाग 47 और आपके पास 70 बन रहा है, ठीक है। तो 7 एक बार और चला जाएगा तो 1 1 करके आंसर आना चाहिए। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो ये आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, कंप्लीट भी नहीं करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे आप मुझे बताओ। अब ये देखो आपके पास x प्लस वाई अगर आपको पता चल जाए तो आपके पास काम हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। इस फॉर्मूले को रोको, आपको 316 बराबर क्या होता है x माइनस वाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या x माइनस वाई की टर्म चाहिए ना आपको, तो इसको x माइनस वाई की टर्म में ही लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको x माइनस वाई की टर्म में लिखा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy हो जाएगा। तो xy की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 316, ये रखा, ये आपके पास 4 दे रखा है, 4 चौके 16 प्लस 3xy, भाग दे लो इसका, 4 सत्ते 28, 3 बनेगा, 4 9 36, 16 माइनस कर लो, आपको हो गया यहाँ से बन जाएगा 3 और यहाँ से बन जाएगा 4, 43, ठीक है। ये 43 आएगा या कितना आएगा, आपको हो गया 63 आएगा। 3 से डिवाइड किया, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 21 आ गई। एक्स की वैल्यू जैसे ही 21 आई, अब थोड़ा सा काम आसान हुआ आपके पास। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो। आपने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर करो इसका, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy बनेगा। माइनस 2xy की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से 42 और ये आपके पास 16, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई आपको, ठीक है। कितनी, दोनों को ऐड करो, आपको हो गए 8 और यहाँ से हो जाएगा 5 और 58। ये जैसी वैल्यू पता चली, आप क्या कर सकते हो दूसरा काम इसमें कि x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 21 दूना 42, ये ऐड कर दो इसमें, तो आपके पास पूरा 100 आ रहा है। तो xy की वैल्यू आपके पास 10 आ गई निकल के। x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेशियो है 3 नंबर्स का दिया हुआ है और सम ऑफ दियर स्क्वायर्स का 2900 है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। क्या करो, ये नंबर्स को मान लो 2x 3x और 4x, थोड़ा सा आसान रहेगा। स्क्वायर करना है इनका, आपको 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये कितने के इक्वल है, आप कहोगे कि 2900 के इक्वल है। अब ये देखिए 16 4 20 और 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से 2900 के लगभग ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 10 आ जाएगी निकल के, ठीक है। x की वैल्यू पता चल गई, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो डिस्काउंट 30% का दिया है मार्क प्राइस पे, तो 450 रुपये सेव होते हैं। हाउ मच डिड कस्टमर पे फॉर दिस शर्ट, तो क्या करना है आपको, जो ये 450 रुपये है ये कहीं ना कहीं किसके वैल्यू है, आपको 30% की वैल्यू ही है। आपको डिस्काउंटेड प्राइस बताना है, जैसे कि आपने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद में जैसे 100% था तो उसमें 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो 70% का ही तो पे करोगे आप बिल्कुल। तो यही सॉल्व करना था। 0 से काटा, इसको 15 से काटा, ये 15 बार कट जाएगा, 15 से 105, तो 1050 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एचसीएफ आपको बताना है। देखो 3 टर्म दे रखी है यहाँ तक और ये फिर ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, जो कॉमन है उसको लेते हुए चलो आप। तो पहली टर्म में 4 कॉमन है, ठीक है, 4 इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ 5 के बारे में, 5 इधर से भी मिल जाएगा, इधर से इस वाली टर्म से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या बात करूँगा, 9 मिल रहा है क्या, देखो 9 यहाँ से तो मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए 7 कहीं इधर तो है लेकिन इधर है, लेकिन इधर नहीं है, तो 7 नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। जो कॉमन टर्म आ रहा है सब में वो आपका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, 45 दूना 90 और 1 और दूना 180, तो 180 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी 2 ट्रेन है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉस करती हैं एक मैन को स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर 54 और 34 में, ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस करती है 46 सेकंड में। रेशियो उनकी स्पीड का बताना है। सबसे पहले क्या करो, इनकी जो ट्रेन है इनकी लेंथ बताओ आप मुझे। आपको एल ए ये हो जाएगा आपके पास, इसकी स्पीड एस ए और कितना टाइम में कवर कर रही है, आपको होगी 54 में इसको क्रॉस कर रही है, तो ये इसकी क्या हो गई पूरे रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरे देखिए एल बी,
ये कितना हो जाएगा आप कहोगे इसकी स्पीड SB इंटू 34 सेकेंड। ये बात क्लियर। अब देखिए जब आपके पास रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट की बात करूँ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, तो डिस्टेंस है वो जुड़ जाती है, मैंने हमेशा बताया था। तो LA प्लस LB ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड SA प्लस SB ये तो आएगा ही, और टाइम आपको दे रखा है कितना 46, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इन दोनों को जोड़ दो और इनके इक्वल कर दो, वही चीज़ है, दोनों चीज़ें एक ही दे रखी हैं। तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, देखो ये इसको इक्वल किया मैंने, तो इधर इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 54 SA प्लस 34 SB ये आपके पास हो जाएगा 46 SA प्लस 46 SB, ठीक है ये बात। अब इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे SA और SB की टर्म में ही रह गया है पूरा, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा यहाँ से निकल के। तो 54 SA में से ये माइनस किया, आपको हो गए यहाँ से 8 आ रहा है, ठीक है, 8 SA। और नेक्स्ट देखिए यहाँ से इसको माइनस किया, आपके पास कितना बनेगा, 6 है, और ये 34 है ना, 12 आएगा क्या, बिल्कुल 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 आएगा आपके पास 12, ये 12 SB आ रहा है। तो SA अपॉन SB यहाँ से निकालोगे तो 12 अपॉन 8 आएगा, तो सॉल्व करोगे तो 4 × 12 4 दूनी 8, 3:2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, P डज हाफ एज मच वर्क एज Q एंड R। ये देखिए पहली लाइन क्या बोल रही है आपसे कि P जो है वो उतना काम करता है जितना Q करता है, उसके हाफ काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड R डज हाफ एज मच एज वर्क P एंड Q, R अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 120 डेज। तो आपको बोला कि सभी मिलकर कितने में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहली लाइन लिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को ही दिखा रहा है कि इनकी एफिशिएंसी किस हिसाब से चल रही है। तो अगर मैं इनको सबको काम पे लगाऊं तो P क्या कर रहा है, जितना टाइम में Q ने जितना काम किया उसका P है वो अकेले आधा ही काम कर पाया। तो सिंपल सी बात ये, इससे जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये एफिशिएंसी को दिखा रहा है। अगर Q की एफिशिएंसी मैं 2 मानता हूँ तो P की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इतना सा मतलब है इसका लाइन का, ठीक है। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P Q एंड R। P की एफिशिएंसी आपको ये बोला कि Q की एफिशिएंसी से जस्ट हाफ है, तो ये 1 हो जाएगी। और R के लिए क्या बोला है कि R की जो एफिशिएंसी है ना वो हाफ है P एंड Q के टोटल के। तो P एंड Q का टोटल कितना है 3, इसका जस्ट हाफ करना है तो 1.5, इसकी एफिशिएंसी इतनी आ गई है। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, अकेला R है वो किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, तो 120 दिन में करेगा, तो आप मुझे बताइए 120 और एफिशिएंसी कितनी है 1.5 की, मतलब 3/2 की। तो ये तो क्या हो गया आप मुझे बताइए, आपको कि ये हो गया टोटल काम कितने लोगों से करवाना है, अभी ये सबसे मिलके करवाना है, तो क्या हो जाएगा ये 3 और 4 4.5 हो रहा है, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से आपने काटा ये 3 बार और 3 से ये 40 बार, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेडियस है एक सर्किल का 28 है, ये आपको दिया हुआ है। AOB एंगल ये वाला 60 डिग्री है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट AXB, इसका आपको एरिया निकालना है, और आपको दिया है कि √3 की वैल्यू 1.732 लिखनी है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का काम है, कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। इसका फॉर्मूला क्या है इसका, आपको कि πr² θ बटे 360, इतना एरिया किसका आ गया आपको कि इतना एरिया ये पूरे का आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको तो केवल इस जो पोर्शन है ना ये वाला, इसका निकालना है। तो ये पूरा जो पोर्शन आपने निकाला था इसका सेगमेंट का, इसमें से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। आपको कि ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये क्या है कि इक्विलेटर ट्राइंगल ही बन गया। आप गौर से देखो इसको कि ये आपके पास रेडियस है, ये रेडियस है 60 डिग्री दे रखा, तो इक्विलेटर ट्राइंगल ही बन गया। और तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता क्या है आप मुझे बताइए। आप कहोगे इसका होता है √3/4 A² क्या हो जाएगा 28 × 28। तो यहाँ से इसका ट्राइंगल का एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया। इसका एरिया जैसे ही आ गया आपके पास में, फिर ये वाला एरिया आपको पता है क्योंकि पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो पाई की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे 22/7 और आर की वैल्यू रखोगे, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको कि 28 दिया हुआ है, और 28 × 28, और ये थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखोगे और बटे 360 ये रखना है सब कुछ। तो यहाँ से ये कट जाएगा सीधा सीधा 1/6 बार, तो इसको सीधा मैं पूरा हटा देता हूँ, तो 1/6 बन रहा है। तो यहाँ से कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, 28 × 28,
और बाकी फिर से सॉल्व करोगे इसको, सिंपल कैलकुलेशन का काम है। और एक और चीज़, √3 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1.732 रखनी है। तो कंसेप्ट इसका सिंपल सा यही है, बाकी आगे इसमें कैलकुलेशन का काम है। सॉल्व कर लोगे इसलिए हो जाएगा ना ये वाला। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक रूम है जिसमें देर आर सम गर्ल्स एंड सम बेंचेज। 5 गर्ल्स बैठती हैं और ईच बेंच पे, एक बेंच है उस पर 5 लड़कियां बैठती हैं, 2 गर्ल्स फिर बच जाती हैं। आगे बोला यदि 2 बेंच कम हो तो फिर आपके पास प्रत्येक बेंच पे 6 लड़कियां बैठती हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बेंचेज। तो ये देखिए आपके पास ये गर्ल्स हो जाएंगी, ये बेंचेज हो जाएंगी। आपको कोई संख्या मान लो इनकी, गर्ल्स की संख्या x मान ली, बेंचेज की संख्या y मान ली, ठीक है। क्या बोला है कि 5 गर्ल्स बैठती हैं प्रत्येक बेंच पर। तो आप मुझे बताइए एक बेंच पर कितनी लड़कियां बैठ रही है, 5। तो y बेंचेज हैं, ठीक है। तो कितनी लड़कियां बैठ जाएंगी, आप कहोगे 5y। अब लड़कियां हैं कितनी, आप कहोगे 2 लड़कियां बच गई, तो 2 लड़कियां और हैं, तो 2 और जोड़ दो इसमें, ठीक है। आगे क्या बोला है सवाल में, इफ़ देर आर 2 बेंचेज लेस, यदि 2 बेंच कम हो। पहले बेंच बाई मानी थी हमने, तो यदि बेंच कम हो मतलब कितनी बेंच कम हो, 2 बेंच कम हो, इतनी बेंच, तो प्रत्येक पे 6 लड़कियां बैठती है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने लड़कियों की संख्या को बराबर कर दिया है। क्लियर ये बात। तो सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से बन रहा है आपके पास 6y, ये आपके पास -12, और ये आपके पास इधर लेके आओगे तो यहाँ से y बन जाएगा, और ये आपके पास 14 हो रहा है, ठीक है, 14। तो y की वैल्यू जैसे 14 आई, अब इसमें किसी में भी रख लो आप, y की वैल्यू 14 पता चल गई आपको। अब आगे क्या करना है, सवाल पे चलो अब दोबारा। सवाल में एक चीज़ बोली है आपको कि 5 लड़कियां हैं प्रत्येक बेंच पर बैठती हैं, ठीक है। तो कितनी लड़कियां, 14 पंजो 70, तो 2 लड़कियां और बच जाती हैं, ठीक है। तो 72 लड़कियां हैं। तो 72 लड़कियां हैं और आपको डिफरेंस ही बताना है। लड़कियों की संख्या पता चल गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू पता चल गई, दोनों का डिफरेंस 14 इसमें से माइनस कर देंगे, 8 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2, तो 5 बन जाएगा, 58 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 16वां सवाल। ए पर्सन जो बोरोज 2 इक्वल सम ऑन द सेम डे, और रेट आपको दे रखी है 10% और 8% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ही फाइंड्स दैट इफ द ही रिपेज फॉर्मर सम विद सिंपल इंटरेस्ट 2 years बिफोर द रीपेमेंट ऑफ द लेटर सम। तो फिर क्या होता है कि उसको पे करना पड़ता है सेम अमाउंट 5400 रुपये का प्रत्येक केस में। तो सम कितना बोरोड किया है उसने, ये आपको बताना है। कैसे करोगे इस सवाल को, देखिए समझिए। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे कि एक चीज़ यहाँ पे जो बोली है ना, उसको सॉल्व करना है कि पहले टाइम निकाल लो कि टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए आपने ये दिया है पैसा। आपको भी ठीक है, ये तो निकाल लेंगे। लास्ट में एक चीज़ और बोल दी है इन्होंने कि जो है लास्ट में कि दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। तो पहले आपका ये पी कोई अमाउंट, पी कोई धनराशि थी, ये भी 2 इधर भी कोई पी धनराशि थी। इन दोनों को अलग अलग तरीके से दिया है। इसको 10% पे दिया है और इसको किस पे दिया है, आप कहोगे इसको 8% पे दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ है, इसको अगर टी टाइम के लिए दिया है तो इसको कितने टाइम के लिए दिया होगा। देखो यहाँ पे सवाल में बोला है इफ़ ही रिपेज द फॉर्मर सिंपल इंटरेस्ट 2 years बिफोर। यदि ये टी है तो ये t+2 है, ठीक है, क्योंकि इससे ये 2 साल पहले। अगर इसको टी मानोगे तो इसको t-2 मान लोगे, सिंपल कुछ भी मान लो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सवाल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो यदि t+2 माना है तो ये t हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आगे यही बोला है कि जो दोनों का क्या है कि सेम अमाउंट पे करते हैं 5400 रुपये का। तो पहले वाले केस का अमाउंट निकाल लो आप यहाँ से और फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों का इक्वल ही है। तो पहले वाले केस का अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू और रेट आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10% की दे रखी है तो टी टाइम तक, तो 10t, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100। ये आपके पास क्या आ गया मुझे बताइए। ये हमने कहीं ना कहीं क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। इसको इक्वल कर देना है दूसरे वाले के, 5400 के बराबर लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट दोनों को इक्वल कर दो। P इंटू आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू t+2 और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास 100। ये बात क्लियर। दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया, P से P कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से चीज़ें क्या बन रही हैं आप मुझे बताइए। और देखो 100 से तो 100 भी कट जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई देखो 10t बराबर हो जाएगा आपके पास 8t+16, ठीक। तो 2t की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 16, तो t की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आ रही है वो 8 साल।
तो टी बराबर आपने निकाल लिया, ये 8 साल का मामला है, ठीक है। तो 8 साल का मामला है तो इसको अब मैं हटा दूँ यहाँ से, टी ही निकालना था आपको मेन काम। अब ये 8 साल का मामला पहले वाले का है और दूसरे का कितना हो जाएगा आपको कि 10 साल का। ये आपके पास 8 साल का है, ये 10 साल का है, क्योंकि इसमें 2 साल बाद का है ये। अब एक चीज़ पूछिए कि कितना सम था वो। यदि 5400 रुपये बाद का पैसा है तो आप ये अब तो निकाल लोगे, क्योंकि 10 का 8 साल की निकालो तो 80% हो गया, ये ब्याज हो गया, लेकिन 100% में और जोड़ना है तो पी का कितना आप कहोगे 180% बटे 100, ये कितना है आप कहोगे 5400 के बराबर है। तो ये सॉल्व कर देंगे यहाँ से। तो क्या बन रहा है आपको कि 2 जीरो से नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 18 3 54 और ये 3000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो पी था ना आपके पास कितना सम उधार लिया था वो आपका 3000 हो जाएगा। क्लियर। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट है 2 फ्रैक्शन का वो इतना है और कोशिएंट है वो इतना है, जब भाग दिया जाता है तो इतना है, और आपको बोला कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। आपने वो फ्रैक्शन मान लिए एक्स और वाई, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 28/15 और दोनों का जब डिवाइड किया जाता है x अपॉन वाई वो आपके पास कितना है 35/12। तो आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको कि x स्क्वायर बन गया, देखो y से तो y कट जाएगा, यहाँ से 28/15 है ये और ये आपके पास 35/12 है। तो क्या बनेगा सॉल्व करने पर, आप काटो 5 से ये 7 बार और 5 से ये आपके पास 3 बार। तो अब और कुछ कट रहा है क्या, 3 से काट, 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से कट रहा है ये, 4 से 3 बार, 4 से 7 बार, तो ये 7 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/3। दूसरी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी आप कहोगे y की वैल्यू हो जाएगी 4/5। आप मुझे बताइए कौन सा फ्रैक्शन जो बड़ा है, आप कहोगे 7/3 वैल्यू बड़ी है, क्योंकि 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है, तो यही आपसे पूछा था बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, वो 7/3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे बोला है कि इफ़ द डाटा, ये जो रिलेटेड है वैकेंट सीट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट के द्वारा दिखाया जाए तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा सेक्टर रिप्रेजेंटिंग वैकेंट सीट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास के वेडनेसडे पर, आपको बताना है। सिंपल सा बात ये कह रहा है कि ये जो डाटा दे रखा है ना आपका, यहाँ पे संख्या दे रखी है इनकी एसी की, आपसे ये बोला है कि वैकेंट सीट का आपको बताना है। तो 150 टोटल था, ठीक है, और इसमें इतने इतने तो ये फुल है, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा ना मैं, तो आपके पास वैकेंट आ जाएगा। तो माइनस करते हुए चलो आप कहोगे ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ये 5 है, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 30, ये हो जाएगी आपके पास 20, नेक्स्ट आपके पास यहाँ तक तो हम पहुँच गए ना, ये आपके पास हो जाएगा 25, नेक्स्ट हो जाएगा 20, सबको ऐड कर लो। तो इन सबको पाई चार्ट में दिखाना है, तो 30 20 50 और 50 कितना हो जाएगा, ये 50 और 70 और ये 100, पूरा 100 हो गया ये तो 100। अब आगे आपसे बोला है कि वेडनेसडे का जो एंगल है वो कितना बनेगा, वेडनेसडे का कितना है ये वाली वैल्यू, तो ये सबसे मिड में है ना, मिड वाली वैल्यू कितनी है आपको, मिड वाली वैल्यू तो ये है 20, तो 20 का एंगल बताना है आपको, और ये मल्टीप्लाई 360 डिग्री आपका पूरे में दिखाया जाए उसको पाई चार्ट में, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। 20 से ये जाएगा 5 बार, 5 से इसको काट लो तो कितनी बार जाएगा आपको 72 टाइम्स, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से ऊपर नीचे तो वो कट जाएगा, 5 से 10 0 और 72, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि फॉलोइंग नंबर्स में से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर तो यूनिट डिजिट तो 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से हो सकता है, ये नहीं है, आपको पता है 12000 किसी का नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने का होगा, आपको अगर थोड़ी सी चीज़ें याद हैं, कौन सी वाली, 100 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। आपको पता है 97 का कैसे निकालते हो आप, ये 3 कम है इसमें से 100 में से, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, और 97 में से 3 और माइनस कर दो 9409, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका। 20 पवन, राजा और सुरेश हैं, किसी काम को कर सकते हैं इतने इतने दिन में, ये पवन, ये राजा, ये सुरेश, ये 12, ये 24 और ये आपके पास 16, टोटल आपने 48 मान लिया। यहाँ से एफिशिएंसी इसकी 4, इसकी 2, इसकी 3। दे स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेट डेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कौन करता है, पहले आपके पास पवन करता है, फिर राजा करता है, फिर आपके पास सुरेश, इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले दिन क्या हो जाएगा 4 काम, फिर दूसरे दिन 2 6 और 3 9, 3 दिन में आपके पास 9 काम हो रहा है, यहाँ तक पहुँचना है।
तो कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा, आप कहोगे 5 बार। 45 तक पहुँच गया, इसको 5 से किया तो 15 दिन। 15 दिन में 45 काम हो गया। अभी 3 काम बच रहा है, कौन आएगा, पवन आएगा करने। 3/4 मतलब 0.75, तो 15.75 आपका डेज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला देखो 21, एक ट्रेन है सेट ऑफ ए जर्नी कवरिंग 540 किलोमीटर, 3/4 डिस्टेंस है उसका 135 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जाता है। ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग की वजह से स्पीड ड्रॉप्ड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है होल जर्नी का वो 120 है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस किस हिसाब से है। डिस्टेंस आप कहोगे पहली डिस्टेंस आपके पास, अब यहाँ पे क्या है कि 504 को यूज़ करना चाहे कर लो, बाकी नहीं करना चाहते डी भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करना है तो कर लो इसको भी। 540 है, इसका 3/4 आप निकालो। आप कहोगे 540 का 3/4 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे ये 4 से किया इसको डिवाइड तो 270, 135, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 दिया 15, 1 और 39, 1 40, 405 ये डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट जो बचा है आपके पास वो 135 ही बच गया है। अब इसको तो ये कवर कर रहा है आपके पास 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वाला मामला दे दिया है। इसका आपको पता नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा करो x मान लो, x मान लिया हमने। अब मुझे बताइए कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको टोटल डिस्टेंस, ठीक है ये आ गया, बट ये टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब पहले 405 की डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है ये 105 की स्पीड से। दूसरा 135 की डिस्टेंस है उसको कवर करना है x से। और इधर मामला क्या है, आप कहोगे एवरेज स्पीड दे रखी है 120, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा इसको 18 बार, और कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी ये वैल्यू कितनी आ रही है आप मुझे बताइए। आप कहोगे ये इसका जस्ट 3 गुना है, 3 गुना ये आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 6, ठीक है 6, और इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे 270/x, और ये बराबर आपके पास 9 के इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, और इसका इसमें भाग दिया आपने तो ये कितना आ रहा है, x की वैल्यू 90 आ गई है निकल के आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही 90 आ गई, क्या आंसर 90 है, नहीं। आपको ये a है ना, ये बाद की स्पीड आ गई है, आपसे ये बोला है कि उसने कितनी डिक्रीज़ की है। देखो 135 पहले थी, अभी 90 रह गई है स्पीड, कितनी डिक्रीज़ की है उसने, आप हो गए इसने 45 डिक्रीज़ किया, तो ये 45 आंसर होगा आपको, क्योंकि a की वैल्यू है वो 45 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक पर्सन है जो कवर करता है डिस्टेंस को 140 किलोमीटर, स्पीड है आपके पास 35 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, उसको इससे करता है। तीसरी डिस्टेंस ये है, इसको इससे करता है। तो होल जर्नी का एवरेज स्पीड, सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको जोड़ो, और एक और डिस्टेंस है 275, सबको जोड़ा, बटे में टोटल टाइम। 140 में इसका भाग दूंगा 35 का, आप कहोगे 4 बार जाएगा। 180 में इसका दूंगा भाग, 4 बार जाएगा। इसमें इसका भाग दिया, आप कहोगे 5 25, ठीक है 5 बार जाएगा। ये हो रहा है आपके पास 9 और 4 13, बटे में तो पूरा 13 आ गया। ऊपर देख लो कितना बन रहा है, आप कहोगे ये बन रही है वैल्यू आपके पास 5, ये आपके पास 7 8 15 और 4 19, 1 बन रहा है, और 2 3 4 5 ये बन गया। 13 का डिवाइड कर लो, आप कहोगे 13 चौके 52, आप कहोगे 7 बन रहा है क्या, 13 चौके 52, ठीक है 7, और 13 पंजे 65, 13 6 78, 6 बार तो नहीं जाएगा, 13 पंजे 65 चला जाएगा, 65 तो 10 बनेगा, 10/13, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, आपको दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसके आपको ये शीर्ष दे रखे हैं ABC, तो आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर के आपको बताने, इन सेंटर के पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं। सेंट्रॉइड होता था आप सीधा जोड़ के बता देते, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पास होते हैं ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाई a + b + c, ठीक है। ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ay1 + by2 + cy3 डिवाइड बाई a + b + c। तो ये कोऑर्डिनेट आप यहाँ से निकालोगे इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा, क्योंकि x1 x2 x3 तो यहाँ पे पता है आपको। तो a b c ये क्या है, ये इसकी साइड है ट्राइंगल की, ये निकालनी पड़ेंगी आपको, फिर जाके आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले साइड निकालते हैं। साइड दो तरीके से निकाल सकते हो आप, ज्योमेट्री से बना के एक इसको
दूसरा, या फिर आप इसके बेसिक आपको 2 पॉइंट की डिस्टेंस पता है इनकी, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ट्राइंगल को यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ये आपके पास ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 6 है, ठीक है, ये 0 0 है, और ये आपके पास क्या है -8 और 6। अब इसके डिस्टेंस मुझे बताइए, आपको 8 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर, ये 10 डिस्टेंस आ जाएगी। फॉर्मूला पता है ना आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। ये 10 आ गई। इसका देखिए आपको ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाँ ये भी 10 आ जाएगी। इसको देख लो, यहाँ पे देखा आपने ये 0 हो रहा है, ये 8 8 16 हो रहा था, ये आपके पास 16 डिस्टेंस आ गई। ये तीनों आपके पास साइड आ गई है। अब ये है ना यहाँ पे इसके जस्ट सामने की, ए के सामने की भुजा ये वाली 10 है, ये ए हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल ए बराबर 10 है, स्मॉल बी बराबर आपके पास 16 है, और स्मॉल सी बराबर आपके पास क्या है 10। तो अब उस फॉर्मूले में याद रखो और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। x1 की वैल्यू यहाँ पे a वाला हो जाएगा, तो 10 × x1 कितना है, आप कहोगे 8 प्लस y1 आप कहोगे ax1 प्लस bx2, ठीक है, bx2 16, ये x2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 ही हो गया। और cx3 आप कहोगे -8 और ये 10, तो -80 हो गया। देखो ये कट पिट के 0 ही हो गया, तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ जाएगा। दूसरा y कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप कहोगे ay1 क्या है, a मतलब 10, y1 की वैल्यू कहाँ है 6 है, तो ये हो जाएगी ay1 प्लस by2, b क्या है आप कहोगे 16, और y2 क्या है आप कहोगे 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cy3, c कहाँ है, ये आपके पास 10, y3 कहाँ है आप कहोगे 6, इससे मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे ये 120 हो गया। 120 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आप इन सब वैल्यूज़ को जोड़ो, 10 10 20, और ये आपके पास 36 हो रहा है। काटो इसको, कितने से कटेगा, 12 × 36, और ये 12 से 10 बार 10/3। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 10/3 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच कंपनी अर्नड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस इन द ईयर 2021। देखिए क्या कर रहे हैं, लॉस का मतलब सिंपल सा क्या है कि जिसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है और इनकम उसकी कम थी। तो यहाँ पे इन ग्राफ से डायरेक्ट कुछ वैल्यूज तो आप देख के बता सकते हो। यहाँ पे तो इनकम देखिए, इसकी इनकम कम है तो ए को तो लॉस हुआ है, तो ए का कैलकुलेट करना है। दूसरा बी को तो लॉस हुआ ही नहीं है, और सी को लॉस हुआ है, ए को और सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बाकी डी और ई तो हटा दो आप। अब इन दोनों को देख लो, इसका आप कहोगे कि 35 इसकी यहाँ पे क्या थी, इनकम थी, और इसने 45 का यहाँ पे क्या किया है, एक्सपेंडिचर। तो आप कहोगे 10 का यहाँ पे लॉस हो गया है इसको 35 के रेस्पेक्ट में। दूसरा देख लो सी को, आप कहोगे सी का 40 इनकम थी और इसने एक्सपेंडिचर है इसका 45, तो 5 का लॉस हो गया है 40 के रेस्पेक्ट में। 1/8 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से देखोगे तो 2/7 आ रहा है। रेस्पेक्टिव वैल्यू देखो तो 8 दूनी 16, 7 एकम 7, ये वाली वैल्यू आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा लॉस हुआ है। तो यही आपसे पूछा था, मैक्सिमम परसेंटेज लॉस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए को ज़्यादा लॉस होगा। ये सवाल देखिए, लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। 75% ऑफ ए इज़ 50% ऑफ बी। तो 75% आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख लो, भले 75 को लिख लो 75/100, और परसेंटेज है तो 100 तो हट ही जाएगा, तो 75 लिखो ए और 50 लिखो बी। ये लिखा इतना, तो 25 से काटा 2 बार, 25 से काटा 3 बार, तो a/b आप बता सकते हो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2/3 हो जाएगा। आपसे बोला है कि b है वो x परसेंटेज है a का, b 3 x a का कितना परसेंटेज, आपको 3/2 है। 3/2 क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, आपको 150%, ठीक है। सीधा भाग देके बता सकते हो, मल्टीप्लाई 100 से कर लो चाहे, तो 150% आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सभी सवाल देखे, और सभी सवाल बेहतर सवाल पूछे गए हैं इस आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो आपको ये सभी समझ में आए होंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।